हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम ही अभी जो यूनिट 9 हाइड्रोजन वाला यूनिट चल रही है उसमें पीडीएफ में आपको जो भेज चुके हैं उसी का फिर से एक तीसरा वीडियो दे रहे हैं। हाइड्राइड्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम मेटल या नॉन मेटल धातु और अधातुओं के साथ धातु और अधातुओं के साथ बाइनरी कंपाउंड जो बनाते हैं। बाइनरी मतलब दो एटम हो जिसमें होते हैं, तो बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें हम हाइड्राइड्स कहते हैं। फिर सुन लेंगे, हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल धातु और अधातुओं के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें हाइड्राइड कहते हैं। जैसे इनको हमने बॉन्डिंग के नेचर के आधार पर तीन भागों में बांटा है। एक आयनिक हाइड्राइड कहलाते हैं, एक कोवेलेंट हाइड्राइड कहलाते हैं और एक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहलाते हैं। अंतराकाशीय हाइड्राइड, अंतराकाशीय हाइड्राइड, सहसंयोजक हाइड्राइड और आयनिक या सैलिन हाइड्राइड भी कहते हैं। आयनिक हाइड्राइड वे होते हैं जिसमें फर्स्ट एक ही क्षार धातुएं और सेकंड एक ही क्षारीय मृदा धातुएं। इसमें दो तत्व छोड़ देंगे, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ देंगे। बाकी इन दोनों के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड्स बनाते हैं और उन हाइड्राइड्स को हम आयनिक हाइड्राइड या सैलिन हाइड्राइड कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH, CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। इन हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 होती है, क्योंकि सोडियम तो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो हाइड्रोजन ग्रहण करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन चूंकि दोनों टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन देता भी है इलेक्ट्रॉन लेता भी है, क्योंकि ये हैलोजन के साथ रहता है जैसा पिछली बार बताया था। तो ये हाइड्रोजन हैलोजन के तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले लेगा। तो जितने भी हाइड्राइड हैं उन सब में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। क्यों होती है उसके पीछे लॉजिक अभी मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये कहलाता है आयनिक हाइड्राइड। इसी प्रकार से कोवेलेंट हाइड्राइड्स वे होते हैं जो 14th, 15th, 16th, 17th, ये एस ब्लॉक के तत्व थे। अब ये पी ब्लॉक के कार्बन, नाइट्रोजन, हेलो कार्बन, फिर कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। इन परिवार के जो तत्व हैं उन तत्वों से जब हाइड्रोजन क्रिया करता है तो वो जो हाइड्राइड्स बनाता है, जो कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हें हम कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, हेलोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिर से सुन लेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन परिवार के तत्वों के साथ, नॉन मेटल्स के साथ में या मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ में हाइड्रोजन क्रिया करके जो यौगिक बनाता है उसे हम हाइड्राइड्स कहते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। इसमें इंडियम और टेलुरियम ये दोनों तत्व हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, बाकी सारे तत्व बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा मेथेन CH4, ये कार्बन का हाइड्राइड कहलाएगा। नाइट्रोजन अमोनिया NH3 नाइट्रोजन का हाइड्राइड कहलाएगा। ऑक्सीजन H2O ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड कहलाएगा। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड ये फ्लोरीन का हाइड्राइड्स कहलाएगा। इसी प्रकार से जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जिसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं, तो संक्रमण तत्व भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। बस अंतर सिर्फ ये होता है कि यहाँ जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों की जो लैटिस होती है उन लैटिस में हाइड्रोजन का साइज छोटा होने के कारण उनमें फंस जाता है, उनके अंदर चला जाता है और वहाँ रहता है, उन लैटिस में रहता है, उनके क्रिस्टल जालक में रहता है। तो इस प्रकार के बने यौगिकों को हम इंट्रास्टैटिक हाइड्राइड्स या अंतराकाशीय हाइड्राइड्स कहते हैं। इनका जो केमिकल फार्मूला नहीं होता, बल्कि ये जैसे इसका लिखा है मैंने TiH 1.73, यानी कि ये H पूरा न रह करके ये पॉइंट्स में होता है, दशमलव में होता है। तो ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ये जो हाइड्रोजन है वो पूर्ण एटम के रूप में ना होकर के रेशियो के रूप में होता है। इसके बाद हम लोग जल आप साधारण जल जो होता है, साधारण जल कैसा होता है, वो शुद्ध जल जो है रंगीन होता है, गंधहीन होता है, पारदर्शी होता है और विद्युत का कुचालक होता है। ये हमने सब जानते भी हैं, है ना। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, इसी जल को हम सॉफ्ट वाटर और
हार्ड वाटर भी कहते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मृदु जल, सॉफ्ट वाटर जो साबुन के साथ झाग दे देता है, वो आसानी से सरलता से ज़्यादा झाग देता है। साबुन के साथ जो ज़्यादा झाग देता है वो सॉफ्ट वाटर, और जो कम झाग देता है वो हार्ड वाटर कहलाता है। अब ये जल की जो कठोरता है, कठोर जल और मृदु जल दो प्रकार का। तो जो जल साबुन के साथ झाग नहीं देते उसके पीछे कारण क्या है? तो उसमें हार्डनेस होती है जल में। तो वो हार्डनेस किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट और नाइट्रेट्स इत्यादि लवण होते हैं, इनके कारण इसमें कठोरता होती है। साधारण साबुन जो होता है उसका फार्मूला होता है C17H35CONA, सोडियम स्टेरेट। तो सोडियम स्टेरेट पानी में विलय होता है, तो जो पानी के साथ क्रिया करके झाग देता है। लेकिन जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के उसमें साल्ट्स होते हैं, तो ये जो साबुन है C17H35CO, इन कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया करके ये मैग्नीशियम स्टेरेट और कैल्शियम स्टेरेट नामक साल्ट बनाता है, जो अविलय होते हैं। और जब तक साबुन में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस रहते हैं तब तक साबुन इनसे क्रिया करके ये अविलय लवण बनाता रहता है। जब ये सब डिपॉजिट हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, तब फिर वो झाग देता है। इससे साबुन बहुत खर्च होता है और एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। इसलिए इस कठोरता को दूर करने के लिए हमारे, अब कठोरता भी दो प्रकार की होती है। कठोरता दो प्रकार की होती है। कैसे? यहाँ मैंने समझाया C17H35CONA है, ये क्रिया करेगा, ये जल में उपस्थित अशुद्धि है CaCl2, कठोरता जिनके कारण होती है, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। तो ये क्रिया करके C17H35COCA बना देगा कैल्शियम स्टेरेट, ये जो अविलय है, और NaCl निकल जाएगा। ऐसे ही हम मैग्नीशियम क्लोराइड से दिखा सकते हैं, ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट से, मैग्नीशियम सल्फेट से, यानी कि ये जो साल्ट है ये अविलय होता है। अब ये कठोरता को दूर कैसे करें? तो ये पहले कठोरता कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक अस्थायी कठोरता, एक स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। इसे आप सिंपली उबाल दीजिए, पानी को उबाल करके दूर कर सकते हैं, या इसमें बुझा हुआ चूना या दूधिया चूना भी मिला सकते हैं। जैसे अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, CaSCO3 को गर्म कर देंगे तो CaCO3, H2O और CO2 ये दोनों ये उड़ जाएगा। CO2 गैस है, ये निकल जाएगी, ये डिपॉजिट हो जाएगा नीचे, अविलय है, इसे छान के अलग कर देंगे और आपके पास जल जो है वो शुद्ध है, उसमें जो कठोरता है वो दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से MgSCO3 की भी कठोरता दूर हो जाएगी। यहाँ पर फिर आती है स्थायी कठोरता। तो स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता जैसे मैंने कहा केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, लेकिन स्थायी कठोरता सल्फेट है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, इनके कारण होती है, जो उबलने से दूर नहीं होती। इस कठोरता को दूर करने के लिए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट विधि होती है परम्यूटेड विधि। परम्यूटेड विधि क्या है? हमारे पास परम्यूटेड यानी कि सोडियम जियोलाइट, जिसका सूत्र Na2Al2Si2 Na2Al2Si2O8 X मतलब इसमें वाटर की संख्या अनिश्चित होती है। तो XH2O यानी कि इसी का जो रासायनिक नाम है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को परम्यूटेड कहते हैं या सोडियम जियोलाइट कहते हैं। इसे Na2Z से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास जो एक टावर होता है, उस टावर में सोडियम जियोलाइट की बहुत सारी, सोडियम परम्यूटेट की बहुत सारी परतें जमा होती हैं। उस स्तंभ में से ये कठोर जल को गुजारते हैं। तो गुजारने पर क्या होगा, ये सोडियम परम्यूटेट है, ये उसमें अशुद्धि है, तो इसमें कैल्शियम और सोडियम ये दोनों आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ से एक्सचेंज होगा तो Ca इधर आ जाएगा, तो CaZ बन जाएगा और Na2SO4 बन जाएगा। ये अविलय होगा, इनको छान करके अलग कर, ये विलय होता है, ये अविलय होता है, इसे छान करके अलग कर दिया जाता है। इसी प्रकार से सारी अशुद्धियाँ, चाहे कैल्शियम की हों चाहे मैग्नीशियम की हों, वो सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। अब जो अधिक मात्रा में बचता है हमारा ये यूज्ड परम्यूटेट होता है, इसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए इसमें सोडियम क्लोराइड का सांद्र विलयन मिला देते हैं। तो सोडियम क्लोराइड सांद्र विलयन मिलाने पर ये पुनः परम्यूटेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे CaZ मिल रहा था ना, CaZ MgZ,
तो इसको फिर से यूज़ करना है, तो इसको यूज़ करने के लिए NaC2NaCl सोडियम क्लोराइड मिलाया, तो ये फिर से सोडियम परम्यूटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसका उपयोग कर सकते हैं। अन्य विधियों में स्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसको स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर कर सकते हैं यदि हम इसको Na2CO3 डाल करके उबाल दें। तो ये हमने आपको उसकी रिएक्शन बताई है इस तरीके से। या फिर हम सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट एक सॉफ्टिंग एजेंट होता है, इसके माध्यम से भी कठोर जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो जब ये क्रिया कराते हैं इसके साथ उसको गर्म करते हैं तो ये Na3 यानी कि सोडियम कैल्शियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट बनता है। ये संकर लवण होता है जो जल में विलय होता है और साथ ही साथ में इसमें Na2SO4 भी बनता है। अगले वीडियो में हम हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको समझाएंगे।